हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट की 6th यूनिट को पूरी तरह अच्छे से समझेंगे। 6th यूनिट का नाम है बर्नी आदर्श राजनीति। देखिए दोस्तों, इसमें हमें जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार आदर्श राजनीति के बारे में मतलब जो भी बातें कही गई हैं वो उसको समझना है। देखिए, मेनली यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी ने राजनीति से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। एक राजा को किस तरह से अपने शासन चलाना चाहिए, वो सारी बातें बताई हैं जिनको आज की इस यूनिट में हम कवर करेंगे। तो मतलब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर राजनीति के जो सिद्धांत है उसको समझने से पहले यहाँ पे अभी हमें जियाउद्दीन बर्नी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। पहले की जो चैप्टर्स थे उसमें मैंने आपको बौद्ध परंपरा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे यकीन था आपको वैसे भी थोड़ी बहुत बातें पहले से पता होंगी। बट यहाँ पर अभी हमें जियाउद्दीन बर्नी को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनके सिद्धांतों को अच्छे से समझ पाएंगे। जियाउद्दीन बर्नी या जिया बर्नी मध्ययुगीन भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसने राज्य शिल्प और शासन कला पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं जो राजनीति सिद्धांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बर्नी के पूर्वजों को तत्कालीन भारत के सुल्तानों के दरबारों में बहुत सम्मान प्राप्त हुआ था। स्वयं बर्नी को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शाही दरबार की सेवा का अवसर मिला। वह तुगलक का इतना कृपापात्र और विश्वास पात्र बन गया कि उसे सुल्तान का नदी मतलब बहुत गहरा मित्र माना जाता था। बर्नी शेख निजामुद्दीन औलिया का भक्त और अमीर खुसरो का घनिष्ठ मित्र था। स्वयं सुल्तान बड़े बड़े औलिया और सूफी संतों से संपर्क स्थापित करने के लिए बर्नी की सेवाओं से लाभ उठाया करते थे, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी सुल्तान फिरोज तुगलक के शासनकाल में उसके कई दुश्मन पैदा हो गए। इनके कारण उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े और बंदी गृह की यातना भी भोगनी पड़ी। इस तरह उस अपने अंतिम वर्षों में उसकी दशा बहुत दयनीय और शोचनीय हो गई थी। तो फ्रेंड्स, जो जियाउद्दीन बर्नी था वो दिल्ली सल्तनत कालीन एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसके पूर्वजों को दिल्ली सुल्तानों के दरबारों में यानी कि दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सम्मान मिला था। इसके अलावा जो बर्नी था उसको भी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में सेवा करने का मौका मिला था। मतलब उसको काफ़ी सम्मान मिला था, वो सुल्तान का काफ़ी विश्वास पात्र था। हालांकि जो फिरोज तुगलक का जब शासनकाल आता है तो उसके शासनकाल में फिरोज तुगलक के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी की जो स्थिति होती है वो काफ़ी दयनीय हो जाती है। उसके कई सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जिस कारण से जियाउद्दीन बर्नी को जेल में भी जीवन बिताना पड़ता है। तो अंतिम वर्षों में उसकी जो स्थिति थी, जीवन था, वो बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। बर्नी ने अनेक ग्रंथ लिखे, इनमें तारिक ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी विशेष रूप से विख्यात है। उसके राजनीतिक विचार मुख्यतः फतवा ए जहांदारी के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से वह समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करना चाहता था और सुल्तान फिरोज शाह के सामने एक आदर्श रखना चाहता था, लेकिन अपने समय में उसे इसके लिए कोई विशेष श्रेय नहीं मिला। देखिए दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारे प्रसिद्ध बुकें लिखी हैं, जिसमें से उसकी जो 2 बुक्स हैं, तारिक ए फिरोजशाही और फतवा ए जहांदारी, तो इसके जो ये 2 ग्रंथ हैं वो बहुत ज़्यादा विख्यात हैं, फेमस हैं। जिसमें से जो फतवा ए जहांदारी है, ये वाला जो ग्रंथ है, उसमें बर्नी के सभी राजनीतिक विचारों को रखा गया है। बर्नी ने इसमें ऐसे विचारों को शामिल किया है जिससे कि वो जो फिरोज तुगलक था उसको
फिरोज शाह जो था उसको एक आदर्श राजनीति बताना चाहता था कि ये अगर राजनीति अपनाई जाएगी तो ये आदर्श राजनीति होगी। हालांकि उसको उस समय उसके ग्रंथों को कोई कुछ खास श्रेय नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने बस हल्का सा जियाउद्दीन बर्नी को समझा है। जियाउद्दीन बर्नी कौन था, उसने कौन सी बुकें लिखी, बस हमने यही सारी बातें अभी तक हमने की हैं। दिल्ली सल्तनत के ज़माने में मुस्लिम शासक वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत थोड़ी थी। शासित वर्ग में हिंदुओं की संख्या बहुत विशाल थी। ऐसी हालत में उपयुक्त लक्ष्यों की पूर्ति सचमुच अत्यंत कठिन थी। बर्नी ने अपनी अनोखी सूझबूझ से इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विस्तृत सुझाव दिए हैं। देखिए दोस्तों, अब दिल्ली सल्तनत के टाइम पर अब राजनीति से संबंधित कई समस्याएं पैदा हो गई थी। शासन को चलाना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, जिसके चलते जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसे विचारों को सामने रखा जिसके तहत भारत में यानी कि दिल्ली सल्तनत अच्छे से शासन चला सके। अच्छे से शासन चलाने के कारण ही जियाउद्दीन बर्नी ने आदर्श राजनीति का विचार सामने रखा, जिसके अंतर्गत उसने कई सारी बातें कही हैं। इनको अब हम समझेंगे। बर्नी ने सुल्तान, कुलीन वर्ग और विभिन्न श्रेणियों के प्रशासकों को यह निर्देश दिया है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में शरीयत अर्थात दिव्य कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन राज्य के शासन को चलाने के लिए उसने जवाबित अर्थात राज्य निर्मित कानून की आवश्यकता को स्वीकार किया है। यहाँ पर बर्नी ने सुझाव दिया है शासक वर्ग को कि वो अपने व्यक्तिगत यानी कि अपने पर्सनल राजनीतिक वगैरह जो भी अपने जीवन है, पर्सनल जो जीवन है उसका, उसमें वो शरीयत के कानून को अपनाए और जो राज्य है, जो देश है, उसको चलाने के लिए अगर ज़रूरी हो तो वो खुद भी कुछ कानून बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि बर्नी कह रहा है, देखो अगर शासन चलाने में दिक्कत आ रही है तो ठीक है, आप शरीयत के कानूनों को अपना रहे हैं, ठीक है, आप अपनाइए, बट उसको थोड़ा सा पर्सनल रखें। अगर राज्य को, देश को, सरकार को ज़रूरत है कि वो खुद भी कुछ कानून बनाए, शरीयत से हटकर वो खुद अगर कानून बनाना चाहती है तो उसे बनाने चाहिए। तो राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों की आवश्यकता को भी बर्नी ने स्वीकार किया है। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है शरीयत और एक आ रहा है जवाबित। शरीयत वो कानून है जो कि इस्लाम धर्म का जो कानून है वो, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो कानून जो है वो उस भगवान की देन है, शरीयत, ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे। जवाबित वो कानून होता है जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है, जो नया होता है। दिव्य कानून के साथ साथ यानी कि शरीयत के साथ साथ राज्य निर्मित कानून का सहारा लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि इन दोनों के बल पर सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य की सिद्धि की जा सके। ये सारी बातें बर्नी के अकॉर्डिंग की जा रही हैं। बर्नी कह रहा है, बर्नी ने इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ अन्य उपाय भी सुझाए हैं, जैसे कि विद्रोह की भावना रखने वाले विशिष्ट वर्ग को कुचल देना चाहिए, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम हों। निम्न श्रेणियों के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम हों, और प्रजा की खुशहाली का खास ख्याल रखा जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बर्नी क्या कह रहा है, शासक वर्ग को क्या निर्देश दे रहा है। शरीयत और जवाबित में अंतर करते हुए बर्नी ने लिखा है कि शरीयत उन शिक्षाओं और प्रथाओं का समुच्चय है जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद और परम पावन खलीफाओं की देन है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने पर जो नई ज़रूरतें पैदा हो जाती हैं उन्हें पूरा करने के लिए सुल्तान अपने यहाँ के कुलीन वर्ग से परामर्श करके जो कानून बनाता है उन्हें जवाबित की संज्ञा दी जाती है। वैसे सुल्तान, कुलीन वर्ग और विभिन्न श्रेणियों के प्रशासकों के लिए उत्तम तो यह होगा कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते समय शरीयत का ही अनुसरण करें, लेकिन जहां शरीयत अर्थात दिव्य कानून को लागू करने की गुंजाइश ना हो
वहाँ राज्य निर्मित कानून की ज़रूरत पैदा हो जाती है। ऐसे कानून बनाते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी है। तो यहाँ पर शरीयत और जवाबित में अंतर बताया गया है। जवाबित मतलब राज्य के द्वारा निर्मित कानून, और शरीयत जो परंपरागत जो इस्लाम धर्म के जो कानून हैं वो। ठीक है। अब यहाँ पर बर्नी कह रहा है, देखिए बर्नी ने अभी कहा था कि जो राज्य निर्मित कानून है उनकी आवश्यकता है, वो ज़रूरी हैं वो कानून। बट यहाँ पर फिर वो कह रहा है कि देखो जो प्रशासक वर्ग है उसे शरीयत के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, शरीयत के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। लेकिन जब शासक वर्ग को लगे, जो सुल्तान वगैरह हैं, जब उन्हें लगे कि यहाँ पर शरीयत के कानून लागू नहीं हो सकते या इस इलाके में लागू नहीं हो सकते, तो उन्हें राज्य निर्मित कानूनों का सहारा ले लेना चाहिए। तो बर्नी इनडायरेक्टली कह रहा है कि शासक वर्ग को शरीयत के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, बट जब ज़रूरत हो तो उसे राज्य निर्मित कानूनों का भी सहारा लेना चाहिए। बर्नी ने लिखा है कि जब राज्य कोई कानून बनाए तो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। मोटे तौर पर जवाबित का निर्माण शरीयत की मूल चेतना के अनुरूप करना चाहिए। प्रस्तुत संदर्भ में बर्नी ने 4 शर्तें पूरी करने का आग्रह किया है। देखो दोस्तों, बर्नी ने आगे लिखा है कि जब राज्य कोई भी कानून बनाता है तो उसे अपनी परिस्थितियां देखनी चाहिए कि माहौल कैसा है, समाज में अभी माहौल कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और उसे शरीयत के अकॉर्डिंग ही कानून बनाने चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बर्नी ने 4 शर्तें कही हैं, 4 शर्तों की बात कही है। बर्नी ने कहा है कि जब राज्य कोई जवाबित कानून बनाता है, जब कोई राज्य अपना कोई कानून बनाता है, तब उसे इन 4 शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहली शर्त है कि जवाबित की कोई व्यवस्था शरीयत के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा कोई भी कानून राज्य बना रहा है तो उस कानून में कोई भी धारा या कोई भी व्यवस्था शरीयत के विरुद्ध ना हो। ऐसा ना हो कि वो शरीयत का विरोध कर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है, इसकी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो कुलीन वर्ग और जनसाधारण के मन में सुल्तान के प्रति निष्ठा को बढ़ा सकें और नई आशा जगा सकें। इसके अलावा तीसरी शर्त है, इसकी प्रेरणा के स्रोत स्वयं शरीयत और परम पावन खलीफा होने चाहिए। और अंततः चौथा है, यदि किसी व्यवस्था के कारण राज्य को शरीयत के विरुद्ध कोई कानून बनाना पड़े तो यह परोपकार की भावना से प्रेरित होना चाहिए और जहाँ कहीं शरीयत का उल्लंघन हुआ हो उसकी उपयुक्त क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने लेख में कहा है कि जब राज्य कोई कानून बनाता है शरीयत से हटकर, शरीयत से अलग होकर, कोई वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कोई कानून बना रहा है शरीयत से हटकर, तो उन्हें या उसे इन 4 शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम कंक्लूजन देखेंगे, सारी बातों को समझ लेंगे क्या सही है क्या गलत। अभी बस आप पढ़ते जाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनते जाइए बस। इस तरह जियाउद्दीन बर्नी ने यह स्वीकार किया कि राज्य का संचालन एक विस्तृत कार्य है। यह संभव है कि राज्य केवल दिव्य कानून यानी कि शरीयत का सहारा लेकर इस कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जियाउद्दीन बर्नी हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य का संचालन चलाना कोई आसान काम नहीं है, ये काफ़ी विस्तृत कार्य है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात मानी है कि जो दिव्य कानून माना जाता है शरीयत, इस्लाम धर्म में जो ये कानून माना जाता है, इसके बल पर राज्य का संचालन करना पूरी तरह संभव नहीं हो सकता। कई बार जो सुल्तान होगा या जो राजा होगा वो असमर्थ हो जाएगा केवल दिव्य कानून यानी कि शरीयत के अनुसार शासन चलाने में। तो ऐसी हालत में राज्य निर्मित कानून का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। साधारणतः यह कानून दिव्य कानून की मूल चेतना के अनुरूप होना चाहिए। जहाँ ये संभव ना हो वहाँ विधि निर्माता राज्य के हित की सिद्धि के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी किसी कार्यवाही के कारण दिव्य कानून की मान्यता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
यदि कहीं दिव्य कानून के उल्लंघन का आभास हो तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। किसी भी हालत में राज्य को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे कुलीन वर्ग का कोई हिस्सा या सर्वसाधारण रुष्ट हो जाए या उससे उससे उसके विरुद्ध हो सकते हों। ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। देखो दोस्तों, एक तरफ जियाउद्दीन बर्नी कह रहा है कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य अगर चाहे, राज्य को अगर लगता है कि ज़रूरी है, तो वो शरीयत से अलग कानून अपने स्टेट के लिए बना सकता है, ठीक है। बट साथ में बर्नी ये भी कह रहा है कि राज्य जो कानून बनाएगा वो शरीयत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बर्नी कह रहा है कि जो कानून राज्य अलग से बना रहा है वो शरीयत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर थोड़ा सा अलग कानून बनाना पड़े राज्य को, अगर वो थोड़ा सा शरीयत का अगर उल्लंघन भी कर रहा है तब भी अगर बनाना पड़े ऐसा कोई कानून, तो यहाँ पर जो कुलीन वर्ग है उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसने कुलीन वर्ग के ऊपर छोड़ दिया है, जो शासक वर्ग है उसके ऊपर इस चीज़ को छोड़ दिया है कि वो अगर चाहे तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, शरीयत से हटकर कोई अलग कानून भी बना सकता है। पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो शरीयत के अकॉर्डिंग ही कानून बनाएं, बट अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो शरीयत के से थोड़ा हट कर भी कानून बना सकती है सरकार या जो प्रशासक वर्ग है वो। इसके साथ ही यहाँ पर बर्नी कह रहा है कि राज्य को ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे जो कुलीन वर्ग होगा वो उसके विरुद्ध हो जाए, या जनता या प्रजा उसके विरुद्ध हो जाए, राज्य के विरुद्ध हो जाए। ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बर्नी ने आगे राजा को सलाह दी, शासक को सलाह दी कि उसे उदारता का विचार अपनाना चाहिए, मतलब कम सख्ती अपनानी चाहिए। इसके साथ ही उसने सलाह ये भी दी कि अगर इस उदारता के बावजूद जो लोग विद्रोह पर उतर आए, सुल्तान को बेदर्दी से उनका दमन कर देना चाहिए। आगे बर्नी कहता है कि सुल्तान की शक्ति, गरिमा, महानता स्थापित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह होगा कि वह सल्तनत में सबके साथ न्याय करे, अतः उसे अपनी सल्तनत में विभिन्न श्रेणियों के न्यायाधीश नियुक्त करने चाहिए और सर्वोच्च न्यायाधीश का पद स्वयं संभालना चाहिए। न्याय का मुख्य लक्ष्य यह है कि निर्बल और असहाय और कानून का पालन करने वाले लोगों के धन, संपत्ति, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा की जाए। यह देखना न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि कोई भी बलशाली मनुष्य निर्बल को ना सताए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ रहे हैं कि बर्नी ने राजनीति के बारे में क्या बातें कही हैं। बर्नी के आदर्श राजनीति का जो विचार था वो यही था। राजनीति के बारे में जो भी वो विचार बता रहा है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो बर्नी ये सारी बातें कह रहा है कि एक राज्य में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि शासन अच्छे से चलाया जा सके। फिर वो आगे कहता है कि सुल्तान अगर चाहता है कि वो प्रभावशाली स्थिति में रह सके तो उसे सबके साथ न्याय करना चाहिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि विद्रोही, अत्याचारी और धूर्त लोगों को कठोर दंड देना चाहिए, लेकिन जो लोग अपने पाप को स्वीकार कर लें और पश्चाताप करने लगें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। किसी भी मनुष्य को इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए जो उसकी सहन शक्ति से परे हो। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बर्नी के राजनीति से संबंधित विचारों को पूरी तरह देख लिया है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं जिससे कि हमारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो निष्कर्ष आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस निष्कर्ष को एक बार आप समझ लीजिए। बर्नी ने जिस युग में अपने राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन दिनों शासक वर्ग की रचना में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। कई पुराने शासक और कुलीन वर्ग के सदस्य दयनीय दशा में पहुंच चुके थे और सारी शक्ति सुल्तान के हाथों में केंद्रित हो रही थी। सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए कुलीन वर्ग और जनसाधारण पर तरह तरह के कर लगाना जरूरी हो गया था, टैक्स लगाना जरूरी हो गया था। इसलिए यह डर बना हुआ था कि कुछ लोग सल्तनत के प्रति
विद्रोह कर सकते थे। संभवतः इन लोगों को शांत करने के उद्देश्य से ही बर्नी ने सुल्तान को विशाल हृदयता दिखाने की शिक्षा दी और जिन लोगों की शक्ति एवं समृद्धि छिन चुकी थी उनकी क्षतिपूर्ति का समर्थन किया। तो देखिए दोस्तों, अब बर्नी जिस समय में अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है, उस समय में बहुत सारे जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो सुल्तान से मतलब क्रोधित थे, वो विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे। अब बर्नी चाहता था कि ये विद्रोह शांत हो जाए, विद्रोह वगैरह ना हो, इसलिए उसने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिसमें उसने कहा कि अगर कहीं शरीयत का उल्लंघन हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए। इसका मतलब था कि अगर किसी कुलीन वर्ग के साथ, जो कुलीन वर्ग आप समझ रहे होंगे, जो राजा के आसपास जो बहुत प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है राजा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। तो जो वो व्यक्ति हैं, जो कुलीन वर्ग के, अमीर वर्ग के जो लोग हैं, वो संतुष्ट हो सकें, इसलिए बर्नी ने कहा कि उनकी क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारे कुलीन वर्ग के लोग ऐसे थे जिनके साथ गलत हुआ था, जिनकी संपत्ति वगैरह छीन ली गई थी, जो कभी भी विद्रोह कर सकते थे। तो इसीलिए बर्नी ने अपने इन विचारों को कुछ इस तरह पेश किया जिसमें उसने शरीयत में का उल्लंघन होने पर क्षतिपूर्ति की बात कही। हालांकि इसके साथ ही बर्नी ने अपने दंड सिद्धांत के अंतर्गत, अब उसने अपना पनिशमेंट का एक सिद्धांत बताया है जिसके अंतर्गत उसने कहीं भी हिंदुओं और मुसलमानों में भेदभाव का समर्थन नहीं किया है। उसने अपराध और दंड को नियमित करने के लिए शरीयत को पूरी तरह लागू करने का सुझाव भी नहीं दिया है। संभवतः बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत वह इसे जवाबित यानी कि राज्य निर्मित कानून का विषय मानता है। दूसरे शब्दों में, उसके विचार से इस विषय को विनियमित करने के लिए राज्य को स्वयं अपने लिए उपयुक्त कानून बनाने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने अपराध वगैरह को या दंड वगैरह को नियमित करने के लिए, जो अपराध वगैरह हो रहे थे राज्य के अंतर्गत, उस पर सुनवाई करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसने ये नहीं कहा कि आप पूरी तरह शरीयत को लागू कर दो। इसके अलावा उसने साथ में ये कहा है कि अगर परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जो शरीयत के अकॉर्डिंग अब नहीं हैं, तो राज्य को चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकता है। जैसा राज्य को उपयुक्त लगे वह स्वयं अपने विवेक से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। उसे अपने विवेक से कानून बनाने चाहिए परिस्थितियों के हिसाब से। कुछ भी हो, समानता और न्याय का इतना बड़ा पक्षधर होने के बावजूद बर्नी धनवान और कुलीन लोगों को विशेष आदर के योग्य मानता था। निर्धन और गंवार लोगों को वह घृणा की दृष्टि से देखता था, अतः वह निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत को बढ़ावा नहीं दे पाया। संभवतः वह यह सोचता था कि तत्कालीन सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए विशिष्ट वर्ग को संतुष्ट और संगठित करना जरूरी था। दूसरी ओर उसने विद्रोहियों का दमन करने की आवश्यकता पर बार बार बल दिया है। इस तरह बर्नी के राजनीतिक चिंतन में राज्य की सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता को सर्वोच्च साध्य मतलब लक्ष्य माना गया है। अन्य सब उपाय इस साध्य की सिद्धि के साधन मात्र हैं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है साध्य और दूसरा है साधन। साध्य का मतलब है लक्ष्य और साधन का मतलब है माध्यम। जिस माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं साधन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने राजनीतिक विचार सामने रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। मुस्लिमों जो शासक थे वो मुस्लिम वर्ग से आ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे वो मुस्लिम वर्ग से आ रहे थे, उनकी संख्या कुछ खास नहीं थी। अब ऐसे इलाके में शासन अगर करना है, जो प्रजा है भाई वो हिंदू वर्ग थी ज़्यादातर, तो जो प्रजा थी उस पर शासन करने के लिए शरीयत जो था वो पूरी तरह उपयुक्त नहीं थे। शरीयत के कानून पूरी तरह सही नहीं बैठ रहे थे। इसी माहौल में जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी राजनीति से संबंधित कानून प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जो अभी हमने कर ली हैं। इसमें उन्होंने मेन जो बात कही वो ये कही कि शरीयत के साथ साथ जवाबित यानी कि राज्य निर्मित कानून भी होने चाहिए। राज्य को, सरकार को, प्रशासन को लगता है कि कोई कानून जरूरी है,
भले ही वो शरीयत के विरुद्ध हो। वैसे तो बर्नी ने कहा कि कोशिश करो कि शरीयत के अनुसार ही कानून बनाओ, बट अगर ज़रूरत है कि वो कानून शरीयत के विरुद्ध भी है और ज़रूरत है, तो राज्य अगर चाहे तो उसे शरीयत से हट कर भी कानून बनाने चाहिए। इसके साथ ही जियाउद्दीन बर्नी के जो विचार थे वो सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता, राज्य की जो सुरक्षा होती है, स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी, और जो सुदृढ़ता मतलब मजबूती होती है, उसी के चारों तरफ घूम रही है। यहाँ पर उन्होंने अपने विचारों को कुछ इस तरह से मतलब बताया है जिससे कि राज्य सुरक्षित हो सके, राज्य में स्थिरता रह सके, सरकार जल्दी ना बदले और राज्य मजबूत हो सके। इसी के चलते उन्होंने विशिष्ट वर्ग, जो कुलीन वर्ग था, उसको बहुत ज़्यादा आदर या सम्मान दिया है। उन्होंने राजा से कहा है कि अगर उसकी क्षतिपूर्ति हो, मतलब नुकसान हो जाता है किसी कुलीन वर्ग का, तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर वो कुलीन वर्ग को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमने इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर लिया है। आज हमने बर्नी के आदर्श राजनीति के विचार को पूरी तरह ख़त्म कर लिया है, और पूरा जो आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी बातों को आप अपनी आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था, बट एट द एंड आई थिंक आ गया होगा समझ में। नहीं आया तो एक बार आप थोड़ी देर रुक कर वीडियो को दोबारा थोड़ा थोड़ा करके देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं श्योर हूँ आपको इस टॉपिक समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।